नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 21 फरवरी के दिन जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें मेरा बताया हुआ साइंस के हर एक सब्जेक्टिव लड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना सब लड़ेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। लाइन बाय लाइन आप लोग वीडियो को देखो और कॉपी पर छापना शुरू कर दो, क्योंकि एक एक प्रश्न लड़ने वाला है। और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप। कभी भी किसी वक्त कोई भी चीज हम आपको भेजेंगे आपके पास तुरंत चला जाएगा। एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट पर आपको हमारे ग्रुप को चेक करते रहना है कि सर क्या भेज रहे हैं ग्रुप में, है ना। आपको हम अच्छे नंबर दिलवा कर रहेंगे, इसलिए ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। स्टडी प्लस के नाम से ग्रुप चलता है। आप व्हाट्सएप में भी जाकर सर्च करोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, है ना, जल्दी से। और इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ये समझो कि वायरल क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर हेडलाइन दीजिएगा सजातीय श्रेणी और उत्तर लिखिएगा कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला है जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रतिक्रियात्मक समूह रहता है तथा दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में सिंगल CH2 का अंतर रहता है, उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है, तो एल्केन आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। ओके, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लो। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है न्यूलैंड्स का औष्टक नियम। सभी लोग याद कर लीजिएगा न्यूलैंड्स के औष्टक नियम। ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है कि औष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो न्यूलैंड्स के। तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स का औष्टक नियम क्या होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, इसे न्यूलैंड्स का औष्टक नियम कहते हैं। कितना आसान है, एक ही बार में याद हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे धमाकेदार है, समवायता से आप क्या समझते हैं। तो समवायता लिखकर हम लोग हेडलाइन देंगे और लिखेंगे वैसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो समयोगी कहलाते हैं। इसी घटना को समयोता कहते हैं। यही आपको परिभाषा में लिख देना है, छाप कर चले आना है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है धातु किसे कहते हैं, दो उदाहरण दे, है ना। तो वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्धीय तथा तन्य होते हैं धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आयरन यानी कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि, है ना। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब के सब धातु होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। सभी क्वेश्चन को एकदम लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए। तो कॉमन आप लोग ना हेडलाइन देके लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण और लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए Mg+O2 एरो MgO, इधर भी दो इधर भी दो, मतलब कि संतुलित आपका हो गया। ये आपका हो जाएगा उत्तर, है ना। देखो एग्जाम्पल में लिखना जरूरी होता है, उदाहरण में समीकरण। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो उत्तर लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया लिखकर हम लोग डैश देंगे, फिर लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों में बिखर जाता है ना। तो सॉरी, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि कोई भी दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके आपस में एक वो नया पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब कि 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो एक होकर अकेले सिंगल पदार्थ बनाता है, वही संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे कि C+O2, 2 गो पदार्थ, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग क्या मिला है, तो CO2, मतलब कि एक सिंगल पदार्थ बना है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। आप इसे भी ले सकते हो Mg+O2 ले सकते हो, तो क्या बनेगा MgO बन जाएगा, है ना।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, पाक सोडा, मीठा सोडा के नाम से इसे जानते हैं। तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है। तो उपयोग लिखिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग शराब में होता है, शराब पीने में, बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग पुआ पकवान में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग जलेबी छानने में होता है, और मतलब कि फल उल बना पुआ व पकवान बनाने में होता है, तरह तरह के खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिएगा, प्लस दो दो उपयोग पूछेगा, दो दो को पूछेगा। मैं आपको चार चार बता रहा हूं ताकि आसानी से आपको चार नहीं तो दो को भी तो कम से कम याद हो जाए। तो लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटू ही हड्डियों में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवारों को चिकना करने में किया जाता है। प्लास्टर दीवारों को चिकना करते हैं ना, पुटी मारते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे ना, पुटी मारना, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने, सजावट के सामान, मूर्तियां इत्यादि के रूप में बनाया जाता है। पहले तो दोस्तों ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में करते थे, लेकिन आजकल मिट्टी पुआल डालकर ही लोग मूर्ति तैयार कर देते हैं, है ना, ये सही बात है ना। और साथ में दोस्तों खिड़कियों के छिद्र, मतलब कि जो छेद होते हैं उसको भी बंद करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारा इसका उपयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है ना। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर, जहां R एक नियतांक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से ओम का नियम हर हाल में आएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ओम का नियम याद रखना है ना। ऑलरेडी 5 नंबर का क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ओम का नियम क्या है, उसे सत्यापन करें। 5 नंबर का ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो 1 एम्पियर लिखकर हम लोग डैश देंगे और लिखेंगे जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब की आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकंड होता है, यानी कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे 1 सेकंड होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है। तो लिखेंगे चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात R बराबर V बटे I। R बराबर क्या होगा, V बटे I हो जाएगा। R प्रतिरोध, V विभवांतर, I विद्युत धारा, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट को परिभाषित करें तो आंसर लिखिएगा 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच के अंतर विभवांतर, मतलब कि विभवांतर 1 बहुत होता है ना, 1 वोल्ट होता है ना, विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यहाँ पर वोल्ट लिख लीजिएगा, गलती से मिस्टेक हुआ है, 1 वोल्ट होता है ना। तो आपको याद रखना है कि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम्ब। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है समीकरण को, है ना। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिए 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है,
इसका SI मात्रा क्या होता है? तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसे एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है ना। और विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? I बराबर है ना अब V/R हो जाएगा, है ना। ये भी आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये नीचे जरूर लिखिएगा आप लोग, मेरे से छूट गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, अगला क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीरा और कोशिकाएं में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर हालत में इसको याद कर लीजिएगा कि सीरा, कभी सीरा और धमनी में अंतर पूछता है तो कभी सीरा और कोशिकाएं में अंतर पूछता है। तो लिखिएगा इनकी दीवारें पतली, रेशेदार तथा तन्य होती है। और इधर लिखिएगा दीवारें अधिक पतली होती है। इनकी दीवारें अधिक पतली होती है, दो भागों में ऐसे बांट दीजिएगा। तो उधर लिखिएगा इनकी दीवारें पतली, रेशेदार तथा तन्य होती है। इनकी दीवारें पतली होती है। और इधर लिखिएगा इनकी गुहिका बड़ी होती है, अंदर की गुहिका अधिक पतली होती है। इनमें कपाट होते हैं, इनमें कपाट नहीं होते हैं। रुधिर बिना झटके के बहता है। ये धमनी और सिरा से निकलती है। तो यही तो आपको लिखना है। 2 को लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। 2 ये को अंतर पूछता है कि 2 अंतर लिखे। अगर कहेगा इन दोनों में अंतर लिखे केवल तो 3 को लिख दीजिएगा, है ना। जब कहेगा 2 को अंतर लिखे तो 2 ये को लिखिएगा, है ना। ज्यादा मत लिखिएगा, है ना। 2 को कहेगा, जितना कहेगा उतना ही लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो उत्तर लिखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। उनके CO2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता एवं पर्यावरणीय अवस्था पर निर्भर करती है। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा। सभी क्वेश्चन को ना अपने कॉपी में लिख कर हर हालत में आपको याद कर लेना है। ओके, याद जरूर कर लीजिएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा ना। 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो उत्तर लिखेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसके लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, उसको पौधे जो होते हैं ना वो वायुमंडल की मदद से प्राप्त करते हैं। और जो जल होता है, पौधा इसे भूमि से जड़ द्वारा प्राप्त करता है। पौधा जल को कैसे प्राप्त करता है? तो भूमि की मदद से, जड़ों की मदद से प्राप्त करता है। और परहरित, यह पौधों की कोशिकाओं के हरित लवक में उपस्थित रहता है। तो ये आपका 4 तत्व हो जाएगा, है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो लिखिएगा उत्तर ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाओं द्वारा स्रावित होते हैं और तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ले जाने का कार्य करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन इत्यादि, ये सब आपका न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इस सभी क्वेश्चन को कॉपी में हर हालत में आपको लिख लेना है और याद कर लीजिएगा कि फिजिक्स के 8 को क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 4 को उत्तर देना होगा। केमिस्ट्री के 8 को क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 4 को उत्तर देना होगा। बायोलॉजी में 8 को क्वेश्चन पूछेगा, 4 को उत्तर देना होगा। मैं जो बताऊंगा वही आएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा, है ना। देखिएगा यहीं से सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से जरूर लिख लेंगे, है ना।